जंगल में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। तभी हवा में पक्षियों के चीखने की आवाज और जंगल की अजीब सी गूंज सुनाई देती है। सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। सब जानते थे कि आसाम के एक छोटे से गांव जतिंगा में हर साल एक अनोखी और खौफनाक घटना होती। अंधेरी रात में पक्षी आसमान से अचानक से गिरते हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। आदित्य, एक पशु पक्षी विशेषज्ञ, इस रहस्य को हल करने के इरादे से जतिंगा आ जाता है। लेकिन जितना वो जानने की कोशिश करता है, जतिंगा का डरावना सच उतना ही और गहरा होता जाता है। आदित्य जतिंगा गांव में प्रवेश कर रहा था। एक नज़र में उसे गांव का माहौल शांत और डरावना लगता है। पास के जंगल से हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थी। हर तरफ अजीब सी ठंडक है। आदित्य का दिल उत्साह और जिज्ञासा से भरा है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का तनाव भी है। आदित्य मन ही मन में बोलता है, तो ये है जतिंगा, जिस जगह का रहस्य बरसों से लोगों को डराता आ रहा है। हर साल पक्षियों का इस तरह मरना, कोई तो वजह होगी इसकी। फिर पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग को देखते हुए बोलता है, नमस्ते बाबा, क्या आप मुझे जतिंगा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग हल्की दहशत के साथ बोला, बेटा, यहाँ रहस्यमयी ताकतें काम करती है। ये पक्षी हमारे गांव का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये धरती उन्हें कबूल नहीं करती। हर साल रात के अंधेरे में ये पक्षी ऊपर से गिरते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बुजुर्ग की बात सुनते और इस तरह के किस्से जानने के बाद आदित्य आगे बढ़ता रहता है। फिर आदित्य का सामना गांव की एक लड़की रीना से होता है, जो खुद भी इस रहस्य से डरती है। वो एक छोटी सी चाय की टपरी चलाती थी। रीना चाय का कप देते हुए बोलती है, आप यहाँ क्यों आए हैं साहब जी? जतिंगा कोई आम जगह नहीं है। यहाँ हर रात पक्षी खुद ब खुद मरते हैं। गांव वालों के लिए ये सब आम बात हो चुकी है, लेकिन बाहर के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। इस पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं यहाँ इसी रहस्य को समझाने आया हूँ और समझने आया हूँ। हर चीज़ की एक वजह होती है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। अगर तुम साथ दो तो शायद हम कुछ जान सकें। तो रीना झिझकते हुए बोलती है, मैं तो खुद इससे डरती हूँ। बचपन से देखती आई हूँ। कहते हैं यहाँ की पहाड़ियों पर किसी आत्मा का साया है, जो इन्हें अपनी ओर खींचता है। आदित्य नहीं जानता था कि इसका सच क्या है, पर उसे इसका सच खोजने का धुन जरूर था। तभी आदित्य बोलता है, अच्छा, तुम किसी ऐसे आदमी से मिला सकती हो जिसने ये घटना खुद अपनी आंखों से देखी हो? हाँ, एक तो है बाबा, तो मुझे उनसे मिला दो। ठीक है साहब जी। आदित्य और रीना गांव के सबसे बुजुर्ग मोहन बाबा से मिलने जाते हैं, जो जतिंगा की इस घटना के गवाह रहते हैं। आदित्य देखता है कि मोहन बाबा का घर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ है, जिसमें वो काफ़ी सालों से रह रहे थे। वो बेहद साधारण और कमज़ोर से दिखने वाले थे। आदित्य और रीना बाबा के सामने बैठ जाते हैं। बाबा की आंखों में डर और कुछ ना समझने के भाव तैर जाते हैं। मोहन बाबा गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, जतिंगा के इस पहाड़ पर एक अभिशाप है बेटा। लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं ये पक्षी किसी पवित्र आत्मा की भेंट चढ़ते हैं। पीढ़ियों से हमने इसे झेला है
और इसे ही सच मान लिया है। तो आदित्य बोलता है, पर बाबा, हर चीज की एक वजह होती है। शायद ये कोई प्राकृतिक घटना है। आपको कोई वैज्ञानिक नहीं मिला जो इसे समझ सके? तो मोहन बाबा बोलते हैं, आए थे कई लोग, पर इस रहस्य के बाहर कोई नहीं निकल पाया। जतिंगा उन्हें लौटने ही नहीं देता। वो भयभीत आवाज में कहते रहे, ये जगह अलग है बेटा। इस अंधेरे में बहुत कुछ है जो हमारी समझ के बाहर है। तो आदित्य बोलता है, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ और इस बात की गहराई जानने ही आया हूँ। मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा ही। रात होते ही आदित्य और रीना पहाड़ियों की ओर जाते हैं ताकि घटना का अध्ययन कर सकें। हवा में उन्हें अजीब सी ठंडक और एक रहस्यमय डर का अनुभव होता है। आदित्य और रीना एक पहाड़ी पर चढ़े थे। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी कुछ दूर पर अजीब चमकती रोशनी दिखाई देती है। रीना डरते हुए बोलती है, साहब जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आपने कहा तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जगह डरावनी है, इसलिए मैं इससे दूर रहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य धीमी आवाज में कहने लगा, शांत रहो रीना। ये रोशनी शायद पक्षियों को आकर्षित करती है। वो इस रोशनी की ओर आते हैं और भटक जाते हैं। दूर कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा है। देखो, ये पक्षी भी उसी रोशनी की ओर जा रहे हैं। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है और कुछ पक्षी तेजी से उड़कर अंधेरे में गिर जाते हैं। रीना चीखते हुए कहती है, साहब जी, ये क्या हो रहा है? ये पक्षी वो सब मर क्यों गए? आदित्य हैरान होकर कहता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें खींच रही हो। शायद ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का असर है या कुछ और। हमें सुबह का इंतजार करना होगा। अगली सुबह आदित्य ने रात की घटना का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि ये पक्षियों के भ्रम और प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम है। आदित्य गांव लौटने की तैयारी करता है, लेकिन मोहन बाबा की रहस्यमयी बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। अचानक उन्हें पीछे से मोहन बाबा की आवाज सुनाई देती है। मोहन बाबा गहरी आवाज में कहते हैं, बेटा, जतिंगा का रहस्य कभी किसी के हाथ नहीं आया। यहाँ की आत्मा इसे अपने भीतर ही रखती है। जो भी जतिंगा को नहीं समझता वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाता। तुमने इसका सम्मान रखा, इसलिए तुम वापसी कर पा रहे हो। आदित्य सहमति से बोलता है, बाबा, हर चीज का एक वजह होता है। जतिंगा की रहस्य भी इसी का हिस्सा है, लेकिन हमें इसे डरावना नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही आदित्य गांव से दूर जाता है, अचानक पक्षियों के चीखने की आवाज गूंजने लगती है। वो पलट कर देखता है कि अंधेरे में कई पक्षी हवा में तड़पते हुए नीचे गिर रहे होते हैं। दूर खड़ी रीना का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। रीना कांपते हुए बोलती है, साहब जी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सब समझ लिया था, फिर ये पक्षी मर क्यों रहे हैं? आदित्य ने भारी मन से कहा, शायद जतिंगा का रहस्य इतना आसान नहीं है रीना। कुछ चीजें हमेशा रहस्य ही रहनी चाहिए। जैसे जैसे आदित्य जतिंगा से दूर होता है, उसके मन में डर और अनजानी बेचैनी बनी रहती है। जतिंगा का रहस्य उनके पीछे चलता है, जैसे वो कभी उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। प्रिंसिपल की ऑफिस का दरवाजा खुला और दो लोग बाहर निकले। दोनों की शक्लों पर फटकार बरस रहे थे। साला टॉपर, एक बोला, जो शक्ल से ही लीडर टाइप्स का लग रहा था। उसकी क्या गलती है यार? दूसरे ने उसकी ओर गर्दन घुमाकर सवाल किया। अबे सारी गलती उसी की है। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है क्या है? ना तो वो इतना अच्छा स्कोर करता और ना ही सर उसके साथ हमें कंपेयर करते हुए इतना सुनाते हैं। पहले ने जबड़ा भींचते हुए जवाब दिया। वाह, तेरा लॉजिक तो कमाल का है यार। अरे भाई, अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। और वैसे भी मार्क्स से ज़्यादा हमारी कम अटेंडेंस की वजह से सुनाया हमें। वो सब मैं नहीं जानता। अब तो उस टॉपर के बच्चे को मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। पहले ने कुछ सोचने के बाद चिढ़े हुए स्वर में कहा, भाई बस और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इतना बोल, तू मेरा साथ देगा या नहीं? पहले ने दूसरे को इंटरप्ट करते हुए पूछा। तेरे से बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? दूसरे ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। अगला दिन सुबह का समय, हॉस्टल का स्टडी रूम। कैमरा नजर तो नहीं आया? पहले ने पूछा। नहीं भाई, लेकिन एक बार फिर। चुप हो जा यार, कौन सा वो मर ही जाएगा? ज्यादा से ज्यादा डर कर भाग जाएगा, घर चला जाएगा और 1 साल स्किप कर देगा। हमारी तो जान छूटेगी। पहले ने फिर दूसरे को रोकते हुए कहा, चल रेडी हो जा, वो कभी भी आ सकता है। पहले ने एक काला मास्क और हुडी वाली जैकेट पहनते हुए कहा। कुछ सुकचाते हुए दूसरे ने थोड़ा लाल रंग अपने चेहरे और टी शर्ट पर लगाया और फर्श पर लेट गया। पहले ने एक चाकू को उस रंग में डुबाया और दूसरे के सिर के पास खड़ा हो गया। इतनी सुबह अकेला टॉपर ही उठ जाता था, सो किसी और के आने की संभावना काफी कम थी। कुछ ही समय बाद जैसे ही कमरे के मुहाने पर उसका चेहरा दिखा, पहले ने स्प्रिंग वाले चाकू से दूसरे पर किसी पागल की तरह हंसते हुए वार करना शुरू कर दिया। दूसरा भी हर वार पर शरीर को झटका देकर अपने रोल को जस्टिफाई कर रहा था। रोशनी वैसे ही कम थी, ऊपर से एक ने मास्क और हुडी पहन रखा था, तो दूसरे का चेहरा रंग की वजह से पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए मूर्ति बन चुके टॉपर के होश पहले की उसकी ओर झपटने पर ठिकाने पर आए और वो जोरों से चिल्लाते हुए नीचे दौड़ा। चल चल जल्दी चल। उसकी नजरों से ओझल होते ही पहले ने दूसरे को हाथ देते हुए कहा। अब तक टॉपर की आवाज के साथ कई और आवाजों ने मिलकर अभी भी सो रहे प्राणियों की नींद में खलल डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने उनके रूम का दरवाजा जोरों से खटखटाया और आंखों में नींद लिए दोनों बाहर निकले। बाहर लॉबी में कुछ लड़के सभी रूम्स के दरवाजे को खटखटाते हुए सीढ़ियों पर आने को कह रहे थे। लड़कों में टॉपर भी था, जो उनके दरवाजा खोलने पर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर थरथराती उंगली से इशारा करने के बाद बाकी लड़कों के पीछे दौड़ गया। भाई, ये सभी सीढ़ियों की ओर जाने को क्यों कह रहे हैं? दूसरे ने सवाल किया। अबे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो लगेंगी ही ना, पहले ने छल्लाते हुए कहा। दोनों जब भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो दोनों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। टॉपर की लाश औंधे मुंह सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी और फटे सिर से निकल रहा खून मानो सफेद टाइल्स पर अपनी मौत की कहानी लिख रहा था। दोनों दोस्तों ने जब उसकी लाश को देखा तो उनके पैर थर थर कांपने लगे
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजाक इतना खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। संदीप को आज घर जाने में देरी हो गई थी क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रहे थे। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करें तो लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा किया करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं और अक्सर रात को 8 या फिर 8:30 बजे तक भी घर के लिए निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थे। सुबह से बारिश थी और अभी ठंड भी काफ़ी थी। इसी वजह से भी गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रहे थे। संदीप ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ली। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। आज बारिश होने की वजह से ठंड तो थी ही, ऊपर से बाहर शीतलहर मानो जैसे जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रहे थे। धुंध की वजह से ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या? कहीं और मरो, हमारी गाड़ी मिली थी क्या? इतना बोलकर संदीप फिर से एकदम से ब्रेक मारा, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा चुकी थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई और उसके बाद गाड़ी में एक झटका बड़ा तेजी से लगा। इस वजह से राहुल, जो कि अब तक सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, उसे संदीप का चेहरा दिखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई? इतना घबराया हुआ क्यों है? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। राहुल ने संदीप की सारी बात सुनी और कहा, चल गाड़ी से उतर कर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहां आसपास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, इसलिए तुझे वहम हुआ होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा,
नहीं यार, वो यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ दूर ही गए होंगे, अब संदीप की भी बैठे बैठे आंख लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर उसके आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या, ऐसे गाड़ी चलाता है, इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है। लेकिन राहुल को तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया यार तेरे को, गाड़ी तो तब से चली रही है, मैंने कभी ब्रेक मारी ही नहीं, तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी से वैसे ही वैसे चली जा रहे थे। संदीप ने भी अब सोच लिया था कि उसे सोना नहीं है, घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज गिरने की बड़ी तेज आवाज आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के नीचे आए थे। वो अब बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो लड़की बड़ी ही भयानक नजरों से संदीप को लगातार घूर रहे थे। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रुक भाई जल्दी जल्दी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई। उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल हो गई होगी तो फिर ऐसा हो सकता है। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबे के पास गए जो कि शायद अभी तक खुला हुआ था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या। ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों। राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ी ही आगे है, हमारा भी एक ढाबा है, लेकिन हम 8:30 बजे तक रोज रात को ढाबे से निकल जाते हैं। और आज काम थोड़ा ज़्यादा था, बारिश भी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत है क्या। मतलब मेरा दोस्त अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप तो यहीं के हो, आपको तो पता ही होगा, आपका जब काम यहीं रोज से आना जाना है। तो राहुल ने कहा, हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक ही आने जाना करते हैं और फिर ढाबा बंद कर अपने घर। मगर आज देर हो गए थे, तो इतनी रात को कोई दिक्कत होती है क्या, बस वही पूछ रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने राहुल की तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर कहा, भैया आप ऐसे अकेले नहीं हो जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12:30 या 12:30 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर वो हमारे पास रुकता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है।
ये कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी सारी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया था और ना ही उस कार वाले को पकड़ा जा सका और ना ही उस औरत की मदद की जा सकी, जिस वजह से वो औरत सारी रात उस रास्ते पर तड़प तड़प कर ही दम तोड़ दी। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। कई लोगों को वो परेशान भी करती है क्योंकि वो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। सारी बात सुन राहुल के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच भी हो सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने तुरंत ही कुछ खाया पिया और फिर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।